दोस्तों, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसकी आबादी आज करीब 750 करोड़ है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये 750 करोड़ लोग यहाँ पर आए कहाँ से। आखिर इस पृथ्वी पर जीवन का जरिया क्या है और यहाँ बाकी प्राणियों का निर्माण कैसे हुआ। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कई हजारों सालों से की जा रही है। ग्रीक साम्राज्य के समय में भी कई फिलोसोफर्स ने अपनी तरफ से इस सवाल का जवाब देने की कोशिशें की है। ग्रीक एम्पायर में एरिस्टोटल और प्लेटो जैसे कई बड़े फिलोसोफर्स हुए। ये दोनों ही दोस्तों सोक्रेटिस या जिसे हम सुकरात कहते हैं उनके शिष्य थे। सोक्रेटिस का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का था एरिस्टोटल और एरिस्टोटल का शिष्य था द ग्रेट अलेक्जेंडर या जिसे हम सिकंदर कहते हैं। धरती पर प्राणियों के अस्तित्व के विषय में एरिस्टोटल ने लिखा है कि जिस समय धरती का निर्माण हुआ था उस समय निर्जीव चीजों के द्वारा सजीव चीजों का निर्माण हुआ था। वैसे तो ये थियरी आज के समय में बिल्कुल बेकार लगती है, लेकिन उस समय साइंस इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, इसलिए इवोल्यूशन के एरिस्टोटल के इस अतरंगी जवाब को उसके बाद आने वाली कई सदियों तक सच माना गया। 17वीं शताब्दी में एक डच वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम जैन बैप्टिस्ट हेलमाउंट था और उन्होंने तो एरिस्टोटल की इस थियरी को सच साबित करने का प्रयत्न भी किया था। उन्होंने अपनी एक टी शर्ट को पहले तो खूब पसीने में भिगो दिया, इसके बाद 20 दिन के लिए एक बंद जगह पर रख दिया। 20 दिन बाद उन्होंने पाया कि उस टी शर्ट में कीड़े लग चुके थे और इसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पक्के तौर पर निर्जीव चीजें भी सजीव को जन्म दे सकती है। हालांकि दोस्तों, आगे चलकर माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से हमें ये पता चला कि इंसान के शरीर पर और न सिर्फ इंसान के बल्कि हर प्राणी या निर्जीव वस्तु पर भी करीब हर समय करोड़ों वायरस और बैक्टीरियाज मौजूद रहते हैं। अब ऐसे में जैन बैप्टिस्ट की टी शर्ट पर न जाने कितने वायरस और बैक्टीरियाज उस समय मंडरा रहे होंगे। लेकिन फिर वही सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि आखिर इस धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें पहले ठीक ढंग से ये समझना होगा कि आखिर जीवन क्या होता है और उसकी प्रक्रिया क्या है। अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो किसी भी प्राणी का अस्तित्व हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के कारण इस पूरी दुनिया में चारों तरफ जीवन मौजूद है और इस रिप्रोडक्शन के समय डीएनए और आरएनए की मुख्य भूमिका होती है, जिसके कारण पहले वाले प्राणी की तरह ही एक और प्राणी का निर्माण होता है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स किसी भी प्राणी के रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दो बातें हैं जो हमारी इस पहेली को और भी मुश्किल बना देती है। पहली ये कि डीएनए और आरएनए ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमेशा से हमारी धरती पर मौजूद नहीं थे, और जब ये इस धरती पर मौजूद ही नहीं थे तो इस धरती पर पहला प्राणी या पहला क्रीचर्स बना कैसे? क्योंकि आरएनए और डीएनए के बिना किसी भी क्रीचर्स का बन पाना करीब नामुमकिन है। आरएनए और डीएनए हर कोशिका में मौजूद होते हैं। ये जीवन की हर इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं और उन प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो हमारे किसी भी तरह के ग्रोथ के लिए जरूरी है। ऐसे में पृथ्वी के पहले क्रीचर के अस्तित्व का पता तभी लगाया जा सकता है जब ये पता चले कि पहले आरएनए और डीएनए का सोर्स क्या था। आज से अरबों साल पहले भी धरती पर इतने ही एलिमेंट्स मौजूद थे जितने की आज है, वो 92 एलिमेंट्स। ऐसा माना गया है कि इस धरती पर या तो इन एलिमेंट्स में से या तो इनके किसी कंपोजिशंस में से पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुआ है। अब पृथ्वी पर जीवन का निर्माण कैसे हुआ इसका पता तो इतने साल पीछे जाकर तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ होगा इसका पता लगाने के लिए उस परिस्थिति को रिक्रिएट करने की कोशिशें की जा सकती है। और इसी कोशिश के तहत स्टैनली मिलेट और हेरॉट नाम के दो अमेरिकन वैज्ञानिकों ने रिसर्च करनी शुरू की। उन्होंने पानी के मिक्सर, मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन और कुछ अन्य एलिमेंट्स को मिलाकर एक सैंपल बनाया जो कि उनके अनुसार उस समय की धरती के साथ मेल खाता था। और उसके बाद उन्होंने इस सैंपल में उस तरीके से बिजली दी जैसे उस समय आसमान से बिजली गिरा करती थी। और एंड में उनके इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो कंक्लूजन आया उसे देखकर वो दोनों वैज्ञानिक हैरान रह गए। इस प्रयोग में इनऑर्गेनिक मैटर के जरिए ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण हुआ था। मिलर और उरे ने अपनी केस स्टडी में ये बताया कि पहले के समय इसी तरह बिजली चमकने के कारण नए एलिमेंट का निर्माण हुआ होगा।
उनके इस एक्सपेरिमेंट से ये तो साबित हुआ कि इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर बनाया जा सकता है, लेकिन इससे लाइफ के अस्तित्व की पहेली आधी ही सॉल्व हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम ये मान भी ले कि ऐसे किसी तरीके से डीएनए और आरएनए का निर्माण हुआ था, तो भी केवल उनके निर्माण से ही लाइफ तो नहीं बन सकती ना। उसके लिए प्रोटीन या आमतौर पर ऊर्जा की जरूरत तो पड़ती ही है। जैसे दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में डेड सेल्स का नाम तो सुना होगा। ये ऐसी कोशिकाएं होती है जो कि मर चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आरएनए और डीएनए के बिना प्रोटीन सेल का निर्माण नहीं हो सकता और प्रोटीन सेल्स के बिना आरएनए और डीएनए का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि आरएनए ही होता है जो डीएनए की मेमोरी से ये पता करता है कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, और डीएनए और आरएनए को जिंदा रखने के लिए प्रोटीन सेल्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और प्रोटीन्स के बिना आरएनए और डीएनए और आरएनए और डीएनए के बिना प्रोटीन का अस्तित्व होना ही नामुमकिन है। तो अब ये तो वही बात हो गई कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, पहले आरएनए और डीएनए या पहले प्रोटीन सेल। अब दोस्तों, यहाँ जाकर यह प्रयोग अटक गया। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने और गंभीरता से इस पर रिसर्च की। तब जाके हमें पता चला कि कुछ केसेस में आरएनए अकेला ही इतना कैपेबल है कि उसे डीएनए के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि उस मेमोरी सेल्स को खंगालने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो दोस्तों, ये एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, किंतु करोड़ों गैलेक्सीज, अरबों तारे और असंख्य ग्रहों वाले इस यूनिवर्स का होना भी एक एक्सेप्शन ही है ना। हालांकि दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि फिलोसॉफी से साइंटिफिक फैक्ट्स को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, इसलिए चलिए अभी बात करते हैं एक थियरी को सपोर्ट करने वाले साइंटिफिक फैक्ट्स की। ऐसा माना गया है कि शुरुआती समय में कुछ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन और कुछ क्षार आपस में मिले। इनमें से कुछ के पार्टिकल आगे चलकर अलग हो गए, लेकिन कुछ के जुड़े ही रहे। जो साथ में रह गए वो बढ़ते चले गए और धीरे धीरे स्ट्रैंड्स के तौर पर विकसित हुए। ये मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बनने वाला सबसे पहला स्ट्रक्चर था। इस तरह के स्ट्रैंड बनते गए और उनकी संख्या असंख्य हो गई। लेकिन अब भी ये आरएनए यानी कि सीधे तौर पर किसी सजीव चीज में परिवर्तित नहीं हुए थे। ये स्ट्रैंड उस समय पानी में ही डूबे हुए थे। इन्हें मेटाबॉलिज्म की जरूरत थी, जिसे तभी बनाया जा सकता था जब आसपास कोई दबाव ना हो, और उस समय पानी में करीब हर तरह के केमिकल्स मौजूद थे। इन स्ट्रैंड को बढ़ने के लिए इन्हीं केमिकल्स से बचना था, क्योंकि ये अगर उनसे बचते नहीं तो पानी में हुआ एक भी गलत केमिकल रिएक्शन अब तक की सारी मेहनत बर्बाद कर सकता था। आरएनए को बढ़ने के लिए एक बॉक्स की जरूरत थी, और वो बॉक्स उन्हें मिल गया एक सेल के तौर पर। जी हाँ, वही कोशिकाएं जो कि आज हमारे शरीर में मौजूद है। तब यह कोशिकाएं फैटी एसिड से मिलकर बनी थी। फैटी एसिड के बारे में आप ये बात तो जरूर जानते होंगे कि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है हमारे घरों में पाए जाने वाला ऑयल, जिसे पानी में डाल दे तब भी वो पानी के साथ नहीं मिलता, लेकिन ऊपर तैरने लगता है। तब मौजूद ये फैटी एसिड रेप्लिकेशन डीएनए यानी कि उन स्ट्रैंड के लिए बॉक्स बना, और इसके अंदर उन्हें एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट मिला जो कि उनके आगे बढ़ने और लाइफ बनाने के लिए जरूरी था। इस बॉक्स के अंदर भी जीवन के अस्तित्व को आने में अभी बहुत टाइम लगने वाला था, और इस तरह धीरे धीरे प्रकृति में इवोल्यूशन होते गए और इस बॉक्स में जीवन का दबकना शुरू हुआ। और यहीं से दोस्तों पृथ्वी पर सबसे पहला क्रीचर अस्तित्व में आया, जो थे एक कोशीय जीव, और इसके बाद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और यहाँ से आगे की कहानी कि कैसे इस धरती पर विविध जीवों का सर्जन हुआ, इसकी चर्चा हम इस एपिसोड के सेकंड पार्ट में करेंगे।